बिहार के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, अंधकार पोला। नाम सुनते ही अजीब सा डर लगता था। और सच कहें तो इस गांव का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। दिन के समय यह गांव बिल्कुल साधारण लगता। कच्चे घर, खेत, तालाब और लोगों की साधारण जिंदगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, ये गांव धीरे धीरे खामोशी में डूबने लगता। लोग अपने अपने घरों में जाने लगते। अभी चांद पूरी तरह आसमान में नजर भी नहीं आता था कि गांव की सारी दुकानें बंद हो जाती थी, मानो गांव में लॉकडाउन लग गया हो। इंसान तो छोड़ो, रात होते ही गांव में एक परिंदा भी नजर नहीं आता था। और रात के 12 बजते ही यहां कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में गांव वाले खुलकर बात भी नहीं करते थे। राम प्रकाश, जो कि गांव का मुखिया था, धन दौलत से भरा और बहुत ही नामी इंसान था। कहते हैं आज से करीब करीब 4 महीने पहले ही राम प्रकाश का छोटा बेटा साहू रातों रात गायब हो गया था। गांव में अपना रुतबा और इज्जत बनाए रखने के लिए राम प्रकाश ने कहा कि उसका बेटा शहर पढ़ने गया है। क्या यह सच है या झूठ? इसका सच हमें इस कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। रवि, जो कि राम प्रकाश का बड़ा बेटा था, सभी जानते थे कि करीब 8 साल पहले रवि आईटी की पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। वो 8 साल में एक बार भी अपने घर अंधकार टोला नहीं आया था। शहर में एक अजीब सी बीमारी फैल रही थी। लोगों के पूरे बदन में अजीब से निशान पड़ने लगे थे। इसी वजह से शहर के सारे कॉलेज बंद कर दिए गए और ये बीमारी लोगों के छूने से फैलने लगी थी। रवि को भी ये बीमारी न हो जाए, इसी डर से उसकी माँ कौशल्या रवि को गांव अपने पास बुला लेती है। तू आज ही गांव आ जा। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा बीमार पड़े। और हाँ, गांव में आजकल बहुत ठंड है, तो गर्म कपड़े साथ ले आना। हाँ बाबा, मैं ले आऊंगा। और पापा कैसे हैं? बड़े दिन हो गए, बात नहीं हुई। वो ठीक है, तू जल्दी से आ जा बस। क्या रवि इस बीमारी की वजह से गांव जा रहा है या कोई उसे बुला रहा है? रवि ने ट्रेन पकड़ी, पर सुबह की पहली ट्रेन बदलकर शाम को दरभंगा बिहार से मुरेठा जाने वाली गाड़ी पकड़ी। वो रात के करीब 12 बजे स्टेशन पर उतरा। पूरा स्टेशन खाली था। दूर दूर तक इंसान तो छोड़ो, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवि स्टेशन से उतरकर बाजार के बीच में आया। वहां सिर्फ 2 ऑटो खड़ी थी, जो बस जाने ही वाली थी। रवि उनके करीब गया और उसने ऑटो वाले से पूछा, भाई चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, यहीं जाने के लिए ही बैठे हैं साहब। बोलिए, कहाँ जाना है? मैं आज ही शहर से आया हूँ, मुझे बस अंधकार टोला तक जाना है। रवि के इतना कहते ही ऑटो वाले ने अपना ऑटो घुमा लिया और वहां से गायब हो गया। रवि हैरानी से बस ये सब देखता रहा। वो कॉल भी नहीं कर सकता था। गांव में अक्सर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तभी सामने से एक महिला सफेद साड़ी पहने रवि की तरफ आती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हेलमेट के पीछे उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसने रवि से पूछा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तुम्हें कोई ऑटो या बस नहीं मिलेगी। मैं आज ही शहर से आया हूँ, मुझे बस अंधकार टोला तक जाना है। बैठ जाओ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आप जानती हैं अंधकार टोला के बारे में? मैं भी वहीं रहती हूँ। रवि उसके साथ उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी थी। अभी थोड़ी दूर जाने के बाद रवि ने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है और आप अंधकारपुर में कहाँ रहती हो? वो कुछ नहीं बोली, बस आगे देखती रही। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तभी उसे उसी वक्त अपनी माँ की कही बात याद आई। और हाँ, याद रखना, रात को स्टेशन पर ही रुक जाना, स्टेशन से बाहर मत आना। अब वो घबराया हुआ था, लेकिन रवि ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आपका नाम क्या है? संजना। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच मिली। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही थी और पूरा गांव सदमे में था। रवि की हालत देखकर लग रहा था जैसे जानवरों ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। उसके चेहरे पर लंबे नाखूनों के निशान थे और उसके हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसके हाथ तोड़ दिए हों। गांव वाले बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है।
तो कोई इसे जानवरों का किया धरा बता रहा था। रवि की मौत के बाद कौशल्या अपने बेटे के कपड़ों को गले से लगाए झूले पर बैठी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने झूले को धक्का दिया। उसने अनदेखा किया, लेकिन अगले ही पल झूला बहुत तेजी से हिलने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पायल की आवाज आने लगी। कौशल्या डर से कांप रही थी। मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुला रहा है। उसके बाद का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक अजीब सी औरत जो शादी के जोड़े में थी। उसके नाखून इतने लंबे जैसे सालों से काटे न गए हों। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी कौशल्या की आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि उसके दिमाग में सनसनाहट दौड़ गई। वो औरत उल्टे पैरों से धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। अगले दिन कौशल्या की भी मौत हो चुकी थी। वो घर के बाहर लगे पेड़ से लटकी हुई मिली। उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी। एक बार फिर गांव के लोग बातें बनाने लगे, लेकिन इस बार सबकी आवाजों में डर साफ सुनाई दे रहा था। राम प्रकाश को देखकर लग रहा था जैसे उसे इन सब के बारे में कुछ पता हो। अब गांव वाले शाम होते ही अपने अपने घरों में घुस जाते। हर रात रोने की आवाजें और पायल की छन छन सुनाई देती रहती। कुछ दिनों तक गांव में किसी की हत्या नहीं हुई। फिर एक दिन गांव के दीन काका किसी काम से शहर गए। वापसी में उन्हें रात हो गई थी। साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़े वो बस आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने सामने देखा। और उनकी आंखें डर से फैल गईं। उनके सामने एक डायन खड़ी थी। वो वहां से बहुत तेज भागे और किसी तरह गांव के बीच पहुंच गए। उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। वीरू की मां, सुनो। हे भगवान बचा ले मुझे, हे भगवान बचा ले मुझे। उनकी बीवी बाहर आई, लेकिन तब तक डायन उन्हें अपने साथ ले जा चुकी थी। उनकी लाश का कोई पता नहीं चला। उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के सारे लोग वहां जमा हो गए, पर कोई भी कुछ नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। एक लड़की शादी के जोड़े में, बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसके हाथ में दीन काका का कटा हुआ सिर था, जिससे खून टपक रहा था।